नावल एक उम्मीद हो तुम। राइटर रुबीना अहमद। किस्त नंबर 4। अम्मी ये कपड़े किसके हैं? अरे ये सलमा की भांजियों के हैं। पहले तो ज़्यादा कपड़े रशीदा दे जाती थी, मगर अब तो उसने इधर आना ही छोड़ दिया है। फातिमा ने ऐसे बात की जैसे उसके सर से कोई बला टली हो। तो अम्मी अगर ये बच्चियों के हैं तो इनके फ्राक सिलाई करे, वो भी डिज़ाइनिंग करके। सी तो मैं दूँ, मगर मुझे कहाँ आते हैं डिज़ाइन बनाना। अम्मी मैं आपकी मदद करती हूँ ना। जैनी बहुत पुरजोश होकर माँ के साथ काम में लग गई। ज़ैनब बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, बस एक नज़र देखकर काम समझ आती। बचपन में अक्सर अपनी कापीज़ पर ड्राइंग करती तो देखने वाले को हैरत में डाल देती कि किसी छोटी बच्ची का काम है। इसके बाबा हाफिज़ अब्दुल रहमान उससे बहुत प्यार करते थे और वो अपने बाबा की जान थी। ज़ैनब अपने माँ बाप की अकलौती और लाडली बेटी, इन्हें शादी के 5 साल बाद बहुत मिन्नतों मुरादों से मिली थी, तो दोनों उसे हथेली का छाला बनाकर रखते। जैनी, ज़ैनब बेटा नीचे आओ, देखो दरवाजे पर कौन है। एक तो ये लड़की भी ना बहरी हो जाती है छत पर जाकर। खुद ही देखूं कौन है। थकान की वजह से उसके चेहरे पर बेजारी थी। फातिमा मुंह में बरबराती जूते चटकाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही फातिमा की सारी थकान दूर हो गई और उसका चेहरा खुल उठा। शफीक भाई आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं आप? फातिमा चहकी। माफ़ कीजिएगा भाई, मुझे दरवाज़ा खोलने में देर हो गई। आए बैठे आप। शफीक फातिमा की बात का जवाब दिए बगैर कुर्सी पर बड़ेजमान हुआ। उसने बैठते हुए तायराना नज़र कमरे में घुमाई। शफीक को वहाँ हमेशा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि कमरा बहुत छोटा सा था, बल्कि इनका तो घर ही बहुत छोटा था। बस दो कमरे थे, एक वो जहाँ शफीक बैठा था और एक दूसरा। एक कमरे में दो चारपाइयाँ और दो कुर्सियाँ रखी थी और उनके दरमियान में एक लकड़ी की मेज़ भी रखी हुई थी। और दूसरे कमरे की दीवार में कपड़े रखने के लिए अलमारी थी और दो चारपाइयाँ दोनों माँ बेटी के सोने के लिए थी। इन कमरों के आगे एक छोटा सा बरामदा था और उसी में एक तरफ किचन था। किचन के बाहर छत पे जाने वाली सीढ़ियाँ थी और उनके नीचे वॉशरूम था। घर का कच्चा सहन भी बहुत छोटा सा था, मगर घर बहुत ही साफ सुथरा था। घर में सामान कम था, मगर बहुत सलीके से रखा हुआ था। शफीक भाई आप बैठे, मैं जैनी को बुलाती हूँ चाय बनाने के लिए। अरे नहीं, चाय रहने दो, मैं नहीं पीऊँगा, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ, तुम आओ बैठो। फातिमा नरमी से बोलकर पलटने लगी तो शफीक ने चाय का इनकार करते हुए उसे बिठा दिया। वो खुद भी चाहती थी कि इस वक्त जैनी वहाँ हो, इसलिए उसने जिद नहीं की। और बताओ कैसी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? शफीक ने अपना मोबाइल निकालते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। नहीं भाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। फातिमा जानती थी कि शफीक बहुत जल्दी में होता है, वो किसी भी वक्त उठकर चला जाएगा, इसलिए वो जल्द बात करना चाहती थी। हाँ बोल, क्या बात है? शफीक के अंदाज में लापरवाही थी। वो शफीक भाई, मैं आपको ये बताना था कि ज़ैनब के लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो मैं ज़रा परेशान हूँ। फातिमा सर झुकाए बोली। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? बच्ची बड़ी हो गई है तो रिश्ते तो आएंगे, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी के लिए सही वक्त पर कोई रिश्ता आया है। वरना आज के दौर में तो गरीब घर की लड़कियों को कोई पूछता ही नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है भाई, लेकिन मुझे कोई भी रिश्ता जैनी के लिए मुनासिब नहीं लगा। या तो आवारा और बेरोज़गार लड़कों के रिश्ते आते हैं या फिर किसी बड़ी उम्र के मर्दों के, और रिश्ते हैं भी सारे गैरों के ही। तो मैं वहाँ तो बेटी नहीं दे सकती। फातिमा कुछ उलझ कर कह रही थी। देखो फातिमा, तुम अगर इस वक्त ये मुनासिब और गैर मुनासिब के चक्रों में पड़ोगी तो तुम्हारी बेटी सारी उम्र कंवारी ही रहेगी। वो यतीम बच्ची है, बेहतर है जितनी जल्दी हो सके अपना फ़र्ज़ अदा करो और जान छुड़ाओ। शफीक का अंदाज भी जान छुड़ाने वाला ही था, जिसे देखकर फातिमा ठटकी। उसे अपने भाई से ये तवक्का नहीं थी। लेकिन भाई मैं तो कुछ और सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? शफीक तेवरी चढ़ा के बोला। अब देखें ना, आपसे ज़्यादा अपना तो हमारा और कोई भी नहीं है, और ना ही हमसे कोई इतना प्यार करता है। फातिमा के गले में आवाज़ अटक गई। वो बेटी की माँ होकर खुद से बात नहीं कर पा रही थी, और शफीक उसकी बात नहीं समझ रहा था, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? शफीक तशवीश में मुबतला होकर बोला। वो भाई असल में मैं इनमें से कहीं भी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। वो बात करते करते अपने दिल की बात बोल गई। शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
वही अक्लमंदी तो यही है कि तुम उनसे कोई अच्छा लड़का देकर शादी कर दो अपनी बेटी की। वैसे भी यही मुनासिब उम्र है उसकी शादी के लिए। कुछ वक्त और गुजर गया और उम्र डाल गई तो ऐसा रिश्ता भी नहीं मिलना। तो जो अभी है उस पर शुक्र करो और अपना फ़र्ज़ अदा करो। अगर कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो बता देना। और हाँ, वो लड़के वालों को मेरे बारे में मत बताना, वरना वो पैसा देकर ख्वामखा ही जहेज़ की डिमांड करेंगे। शफीक ने अपनी बात मुकम्मल करके फातिमा की तरफ देखा जो तख्ती बांधे बाई का मुंह तके जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सब बातों के बाद उससे क्या बात करे और कैसे करे। क्या बात है फातिमा, जो मसला भी है खुल के कहो। वो बहुत ही बेजार हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मामू आप? जैनी दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। शफीक ने उसके सलाम का जवाब सरगोशी में दिया, जबकि फातिमा ने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर उसे इशारे से चाय बनाने का कहा तो वो सर हिलाती किचन में चली गई। जैनी के जाने के बाद शफीक ने सवालिया नज़रों से बहन की तरफ देखा। भाई, मैं ये चाहती हूँ कि आप जैनी को अपनी बहू बना लें। फातिमा बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की अपने दिल की बात कर गई। फातिमा की बात सुनकर शफीक का मुंह खुले का खुला रह गया। फातिमा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है? शफीक के सर पर धमाका हुआ। उसे बिल्कुल भी इस बात की तवक्को नहीं थी। शफीक भाई, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई आपसे ज़्यादा भरोसे वाला और मेरा अपना नहीं है, और ना ही कोई मुझसे और मेरी बेटी से इतनी मोहब्बत कर सकता है। इसलिए मैं किसी गैर पर भरोसा नहीं कर सकती और ना ही अपनी बेटी किसी और के हवाले करना चाहती हूँ। फातिमा नजरें झुकाए बहुत ही धीमे लहजे में बोल रही थी। उसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। वो अपने से वो सब कह रही थी जो वो कहना नहीं चाहती थी। शफीक ने फातिमा की बात सुनकर गहरा सांस लिया और तीखी नज़रों से बहन की तरफ देखते हुए बोला, देखो फातिमा, तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता। मैं इस घर में सिर्फ इसलिए आता हूँ कि तुम मेरी बहन हो, और शुरू से ही तुम्हारा वो शोहर पसंद नहीं था। अजीब सुस्त और काहल किस्म का इंसान था वो। सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं जोड़ पाया। और क्या दिया सारी ज़िंदगी इसने तुम्हें? एक छत तक तो दे नहीं पाया। देखो, मैं मानता हूँ अपनी आखिरत संवारना बहुत ज़रूरी है, मगर ये दुनियादारी भी साथ साथ चलानी पड़ती है। इस दुनिया में इज्जत से जीने के लिए अपना नाम अपना मुकाम खुद बनाना पड़ता है, अपनी हैसियत मनवानी पड़ती है। और ये सब कुछ करना कोई आसान काम नहीं है। मैं जानता हूँ कि कैसे मैं दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा शोहर चाहकर भी इतना सब कुछ बना सकता था। कोई नाम, कोई मुकाम, कोई हैसियत मर्तबा कुछ भी नहीं बनाया उसने। और ऐसा इंसान जिसे इस छोटे से मोहल्ले के बाहर कोई जानता तक नहीं है, मैं उस शख्स की बेटी को बहू कैसे बना सकता हूँ? शफीक फातिमा के शोहर की बात बहुत ही हकारत से कर रहा था। लेकिन भाई, जैनी मेरी भी तो बेटी है। फातिमा, जो काफ़ी देर से चुपचाप सा जगाए शफीक की तलख बातें सुन रही थी, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली, यूँ लगता जैसे वो अभी रो देने को है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी भी है, मगर लड़की की शिनाख्त उसके बाप के नाम से होती है, ख़ास तौर पर जब लड़की के रिश्ते का मामला हो। और इस सोसाइटी में बहुत अच्छा मुकाम है, बहुत इज्जत है मेरी। तुम और तुम्हारे शोहर की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ मेरा उठना बैठना है। और अगर फिर भी तुम्हारी बेटी को ब्याह कर ले भी जाऊँ तो क्या बताऊँगा लोगों को कि किसकी बेटी है ये? और इसके बाप की हैसियत क्या है, क्या स्टेटस है? शफीक तंजिया अंदाज में बोला। भाई, क्या जैनी के लिए इतनी पहचान काफ़ी नहीं है कि वो आपकी बांजी है? फातिमा जैसे अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली। देखो फातिमा, बुरा मत मानना। शफीक कुछ कहते कहते रुका और फातिमा की तरफ देखकर एक गहरा सांस लिया। देखो, मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि मेरी कोई बहन भी है। तुम्हारे बारे में नौशीन के अलावा कोई भी नहीं जानता। तो फिर इस सूरत में लोगों के सवालों के क्या जवाब दूंगा कि मेरा तो कोई बहन भाई था ही नहीं। तो अब एकदम से ये जुबान बांझी कहाँ से आ गई? शफीक सवालिया नज़रों से फातिमा को देख रहा था और फातिमा ना तो आंखें खोल सकी और ना ही सर उठा सकी। शफीक की आखिरी बात फातिमा का कलेजा चीर गई। उसे लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में दबाकर मसल दिया है। उसका सर ऐसे झुका जैसे कभी सारी जिंदगी उठ ही नहीं पाएगा। शफीक कुछ देर उसे चुप बैठता देखता रहा और फिर बोला, देखो फातिमा, इस इनकार को तुम मेरी मजबूरी समझो या कुछ और तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकता। इसलिए तुम मेरे आसरे पर मत रहना, बल्कि बेहतर है कि तुम इन्हें ऐसे ही कोई अच्छा सा घर देकर अपनी बेटी ब्याह दो। शफीक अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए उठ खड़ा हुआ।
اچھا میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شفیق نے ناگواری سے کہہ کر 2 قدم اٹھائے اور رک گیا۔ فاطمہ اس بات کو اب یہی ختم سمجھو، ایسا نہ ہو کہ میرے انکار کے بعد تم دونوں ماں بیٹی میرے بیٹے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ فاطمہ کی جانب پیٹ کیے دھمکی آمیز لہجے میں بولتا باہر چلا گیا اور فاطمہ وہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بیٹھو میرا بیٹا، جہاں بیٹھو آرام سے، نوشین نے نوید کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے پیار سے بولی۔ امی میں ٹھیک ہوں، اب آپ بلا وجہ ٹینشن لے رہی ہیں، نوید بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں میں جانتی ہوں کتنے ٹھیک ہو تم، اور ہاں اب تم کچھ دن یونیورسٹی نہیں جاؤ گے اور گھر پہ رہ کر ریسٹ کرو گے۔ نوشین نے بہت نرم لہجے میں سختی سے آرڈر جاری کیا۔ رحمت جلدی سے سوپ لے آئے، آج میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو سوپ پلاؤں گی، نوشین نوید کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی اور اس کے لہجے سے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ رحمت جو پاس ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا وہ سر ہلاتا کچن میں چلا گیا۔ نوشین پیار سے نوید کا ماتھا چوم کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور شفیق بھی آج سارے کام چھوڑ کر پاس بیٹھا بیٹے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نوید ماں کے ہاتھ سے سوپ پیتے ہوئے کچھ بے چین لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان رہے؟ درد زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ نوشین نے کافی فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں امی، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، نوید نے پھیکا سا مسکرا کر کہا تو نوشین نے پھر سے اس کا ماتھا چوما۔ نوشین کا بے انتہا پیار نوید کو بہت ہی شرمندہ کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اس نے ذرا سی بات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اس کے پیرنٹس اسے زخمی دے کر تڑپ اٹھے۔ اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو امی اور بابا کیا کرتے، ان کے دل پر کیا گزرتی؟ اگر میں مر جاتا تو اس وقت ان دونوں کا کیا حال ہوتا؟ یہ خیال اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر نوشین کے ہاتھ پر گرے۔ نوید میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ نوشین بیٹے کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نے سوپ کا باؤل ٹیبل پر رکھ کر نوید کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آئی ایم سو سوری امی جان، میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی پریشانی ہوئی۔ نوید کسی چھوٹے بچے کی طرح ماں سے لپٹ گیا۔ ارے میری جان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا یہ سب جو تم اس طرح سے سوری کہہ رہے ہو؟ یہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ بھی نہیں، بس تم پریشان نہ ہو۔ نوشین بیٹے کو گلے سے لگائے اسے دلاسا دے رہی تھی اور نوید کو اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے تو واقعی جانتے بوجھتے یہ سب کیا، بس اس لیے وہ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ شفیق جو ساتھ والے صوفے پر بیٹھا تھا وہ بھی نوید کو ایموشنل ہوتا دیکھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ اسے لگا کہ جو اس نے اسپتال میں نوید کو ڈانٹا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ ارے بیٹا، کیوں ایسے بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ میں تو سمجھتا تھا تم بڑے ہو گئے ہو، مگر یہ خیال غلط تھا۔ ارے بھائی، تمہارا تو صرف قدم ہی بڑا ہوا ہے، لیکن تم ہو ابھی بھی چھوٹے سے بچے۔ شفیق کی بات پر نوشین کو بھی ہنسی آ گئی اور نوید بھی مسکرا دیا۔ ارے بیگم، تمہیں یاد ہے بچپن میں ایک بار اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو کتنا رویا تھا یہ؟ اور ڈاکٹر کو تو ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہا تھا، شفیق نوشین کو یاد دلاتے ہوئے بولا۔ جی ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کیسے اس وقت اس نے آپ سے اپنی ساری فرمائشیں پوری کروائی تھی۔ نوشین کی بات پر شفیق نے کہکا لگایا۔ اپنے پیرنٹس کی باتوں سے نوید کا دل کافی حد تک بہل گیا۔ وہ لوگ کافی دیر بیٹھے نوید کے بچپن کی باتیں کرتے رہے۔ ادھر ادھر کی باتوں سے نوید کو پتہ چلا کہ اس کی گاڑی کافی ڈیمیج ہو گئی تھی جو کہ اب بک چکی ہے، اور شفیق نے وہ پیسے رحمت کو دیے ہیں کہ جا کے نوید کا صدقہ کسی مستحق کو دے آیا ہے۔ نوید خود رحمت چاچا سے بات کر چکا تھا کہ وہ یہ پیسے ایک ہسپتال میں جمع کروائے گا جہاں اس کا ایک دوست اپنی نگرانی میں حامد کا آپریشن کروائے گا۔ اس لیے نوید کو اب کافی تسلی تھی کہ جس مقصد کے لیے اس نے یہ غلط حرکت کی تھی اس سے کم کسی کی جان بچ گئی۔ نوید تقریباً 10-15 دن میں ہی بالکل ٹھیک ہو گیا اور پھر جا کر حامد کی بات آئی تو یاد آیا، جاتے ہوئے اس کے لیے فروٹس جوسز بھی لے گیا اور انہی چیزوں میں کچھ پیسے بھی ڈال دیے۔ وہاں حامد کی نبینا ماں نے جو نوید کو دعائیں دی وہ سن کر نوید خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس نے انہیں کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ حامد کے گھر سے واپسی پر بہت ہی خوش اور مطمئن تھا۔ اسے اس کے سارے زخم اور درد بھول گئے تھے، بس یاد تھی تو حامد کی ماں کی دعائیں اور ان کے چہرے پر خوشی اور حامد کو ملی ہوئی نئی زندگی، اور ان کی خوشی نے نوید کی روح تک کو پرسکون کر دیا۔
जैनी किचन से निकली तो शफीक लंबे डग बरता घर से बाहर जा रहा था। अरे अम्मी, शफीक मामू चाय पिए बगैर ही चले गए। वो चाय का ट्रे हाथ में पकड़े कमरे के दरवाजे में खड़ी कहने लगी, वो असल में आप कहती है ना कि आपके मामू के लिए सादा चाय ना लाया करो, तो इसलिए मैं 7 पकौड़े बनाने लग गई थी तो ज़रा देर हो गई। मगर शायद मामू को जल्दी थी इसलिए चले गए हैं। वो जैनी मेज़ पर चाय की ट्रे रखते हुए मुंह बसोरते हुए बोली। जैनी के कमरे में दाखिल हुई तो फातिमा अपने दुपट्टे से अपना चेहरा थपथपाकर खुद को रिलैक्स करने लगी। वैसे मामू जब भी आते हैं ना ऐसे ही जल्दी में होते हैं। जैनी फर्श पर बैठकर प्लेट में पकोड़े रख रही थी। वो बेदहानी में माँ की तरफ देखे बगैर बोले जा रही थी। जब फातिमा ने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया तो उसने सर उठाकर माँ की तरफ देखा। फातिमा का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, आंखों में वीरानी थी और वो सदियों की बीमार लग रही थी। क्या हुआ अम्मी, तबीयत तो ठीक है आपकी, ऐसे क्यों बैठी हैं आप? जैनी एक झटके से उठी और माँ के पास बैठकर एक ही सांस में कई सवाल कर रही थी। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फातिमा बेतुका सा मुस्कुराई, मगर बहुत संभालने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहाँ ठीक है अम्मी, और आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हुई है आपकी मामू से? क्या कहा है इन्होंने आपको? माँ के आंसू देखकर जैनी तरफ उठी। कोई बात नहीं, बस वो शफीक भाई मुल्क से बाहर जा रहे हैं। फातिमा ने आंसू साफ करते हुए झूठ गढ़ा। तो अम्मी, क्या वो हमेशा के लिए मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं? जैनी हैरत से मुंह खोले पूछने लगी। नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं, बस कुछ अरसे के लिए जा रहे हैं। फातिमा रुक रुक के बोल रही थी। फिर भी कितने अरसे के लिए जा रहे हैं? जैनी माँ की परेशानी समझने से कासर थी। वो 2 महीनों के लिए जा रहे हैं। फातिमा अटक अटक के बोली और उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अरे अम्मी जान, आप भी कमाल करती हैं। इससे कहीं ज़्यादा अरसा तो मामू यहाँ आते ही नहीं हैं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जैनी माँ के आंसू साफ करते हुए उसे बहलाते हुए बोली। बेटा, यहाँ ना आना और बात है, मगर वो रहते तो इसी शहर में है ना। मगर अब वो परदेश जा रहे हैं तो बस इसलिए फ़िक्र हो रही है। फातिमा सर झुकाए आंसू साफ करके बोली। उसका दिल छलनी हुआ पड़ा था और ऊपर से उसे जैनी को सफाइयाँ देनी पड़ रही थी। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि शफीक मामू जैसे बड़े आदमी के लिए मुल्क से बाहर जाना कोई परदेश नहीं है। प्लीज़ आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, और वैसे भी आप हर वक्त मामू के लिए दुआ करती हैं तो वो खैर से जाएंगे और खैर से वापस आ जाएंगे। अब आप ये आंसू साफ करें और चाय पिए, ठंडी हो रही है। जैनी बिल्कुल रिलैक्स हो गई और चाय का कप माँ की तरफ बढ़ाते हुए बोली। फातिमा ने बेटी के हाथ से चाय तो पकड़ ली, मगर उसके दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। शफीक की बातें उसके अंदर तूफान मचा रही थी। उसने बहुत ही बेमरवती से जैनब का रिश्ता ठुकराया और फातिमा को दुनिया के सामने बहन मानने से भी इनकार कर गया। फातिमा के लिए अब मजीद जब्त करना मुश्किल हो रहा था। और जैनी थी कि उसके सामने बैठी उसे बच्चों की तरह बहला रही थी। उसने जैनी के इसरार पर चाय का एक ही घूंट बढ़ा जो किसी जहर से बढ़कर उसके हलक से नीचे उतरा। मेरा दिल नहीं चाह रहा ज़ैनब, तुम पियो चाय, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। फातिमा ने कप मेज़ पर रखते हुए उठ खड़ी हुई। और हाँ, मैं नमाज़ पढ़ के कुछ देर आराम करूँगी। वो मुड़े बगैर कहती दूसरे कमरे में चली गई। जैनी माँ की हालत देखकर काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। उसे साफ लग रहा था बात वो नहीं जो अम्मी ने बताई है। अम्मी क्यों इतनी परेशान है आखिर? क्या बात हो गई उनकी मामू से? यकीनन बात वो नहीं है जो अम्मी बता रही हैं। तो फिर? नहीं नहीं, मुझे अम्मी पे शक नहीं करना चाहिए। वो झूठ क्यों बोलेंगी मुझसे? वो वाकई मामू के जाने की वजह से उदास हैं, प्यार जो बहुत करती हैं उनसे। जैनी किचन में बर्तन समेट रही खुद को तसल्ली देते हुए अपने आप से हम कलाम थी। अम्मी को सोए काफ़ी देर हो गई है, अब तो असर का वक्त हो गया है। मैं खुद ही जगा दूँ, नमाज का वक्त निकल गया तो फिर गुस्सा करेंगी। जैनी सोचते हुए माँ को जगाने लगी। अम्मी अम्मी, उठ जाएं, कितनी देर हो गई है? असर का वक्त हो गया है। जैनी की आवाज़ से फातिमा के बदन में कोई हरकत नहीं हुई। अम्मी उठे ना प्लीज़, जैनी ने माँ का हाथ झंझोड़ा। अम्मी, ये क्या, आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है? जैनी घबरा कर पास बैठ गई। फातिमा बुखार में तड़प रही थी। फातिमा बिस्तर से उठने लगी तो उसे चक्कर आ गया। वो एकदम लड़खड़ाई तो जैनी ने उसे दोबारा लौटा दिया। अम्मी, क्या करती हैं आप? ये क्या कर लिया आपने? इतनी फिक्रमंद हो गई कि बुखार हो गया है, वो भी इतना तेज़। लेट जाएं आराम से, और अब उठना नहीं है। जैनी माँ को बहुत ही प्यार से डांट रही थी। अरे नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी कहाँ की बात कहाँ जो रही हो।
وہ اس وقت کی پریشان تھی، اسی وقت ختم ہو گئی۔ تم تو جانتی ہو موسم جب بدلتا ہے تو بس ذرا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ فاطمہ نے بیٹی سے آنکھیں چرا کر لمبی چوڑی تمہید باندھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اس کی فطرت اور طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ ارے امی، کیسے فکر نہ کرو، اور ذرا سی طبیعت خراب نہیں ہے، بہت تیز بخار ہو رہا ہے آپ کو۔ آپ آرام سے لیٹیں، جہاں میں ٹھنڈا پانی لاتی ہوں اور آپ کے ماتھے پر پٹیاں رکھ دیتی ہوں۔ زینی ماں کے سر کے نیچے تکیہ ٹھیک کرتی تیز تیز بول رہی تھی۔ نہیں، تم پٹیاں نہ رکھو، میں ٹھیک ہوں، اور یہ ذرا سا بخار ہے، ابھی گولی کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، فاطمہ لیٹتے ہوئے بولی۔ جی جی، مجھے پتا ہے ٹھیک ہو جائیں گے آپ، مگر ابھی چپ کر کے لیٹ جائیں۔ زینی جلدی سے ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی لے آئی۔ پٹیاں رکھنے سے اس کا بخار کچھ کم ہوا تو وہ دونوں ماں بیٹی قریب ہی ایک چھوٹے سے ہسپتال سے دوائی لے آئی۔ فاطمہ کا بخار تو 2-4 دن میں اتر گیا، مگر وہ بہت ہی چپ رہنے لگی۔ نہ تو وہ کچھ خاص بولتی اور نہ ہی ڈھنگ سے کچھ کھاتی پیتی۔ دوا دینے سے پہلے بھی زینی اسے زبردستی کھانا کھلاتی۔ زینی بھی اس کی بیماری کی وجہ سے اسے پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتی اور سارا دن کام میں لگی رہتی۔ کیا حال ہے فاطمہ، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری، اور تم کیسی ہو زینی؟ رشیدہ کافی دن کے بعد پھر ان کے سر پر سوار ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں رشیدہ، تم کیسی ہو؟ فاطمہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور بہت ہی روکھے انداز میں جواب دیا، اور زینی جو پاس بیٹھی کپڑوں پر بٹن لگا رہی تھی، رشیدہ کے سوال پر پھیکا سا مسکرا دی۔ امی کی طبیعت پوچھنے آئی ہیں رشیدہ خالہ؟ زینی نے ساتھ ہی ٹکا سا سوال کر ڈالا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے رشیدہ کا آنا اچھا نہیں لگا۔ ہاں، خیریت پوچھنے آئی ہوں تمہاری ماں کی، اور ساتھ یہ بھی پوچھنے آئی ہوں کہ اب تم نے کیا سوچا؟ رشیدہ ماتھے پر بل ڈالے سخت انداز میں بولی۔ کس بارے میں؟ فاطمہ اور زینی نے ایک ساتھ پوچھا۔ ارے کیا مطلب کس بارے میں؟ تم بھول رہی ہو فاطمہ، میں تم سے 2 بار بات کر کے گئی ہوں زینی کے لیے اپنے عباس کے رشتے کے بارے میں، اور تم اب پوچھ رہی ہو کہ کس بارے میں؟ کمال کرتی ہو تم بھی، رشیدہ تنگ کر بولی۔ اس کی بات پر زینی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ دانت پیسنے لگی۔ فاطمہ نے اسے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا تو وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے رشیدہ، لیکن شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ میں نے 2 بار تمہیں اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ اس بار فاطمہ بھی کافی غصے سے بولی۔ ارے وہ انکار تو تم نے اپنے بھائی کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تم اپنی بیٹی کو اس کی بہو بنانے کے خواب جو دیکھ رہی تھی، مگر اب تو لگتا ہے تمہارا بھائی بھی انکار کر کے چلا گیا ہے، تبھی تو تم بستر سے لگ گئی ہو، ورنہ تو سارے محلے میں مٹھائی بانٹتی پھرتی۔ رشیدہ فل والیوم میں اللہ کا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر بولی۔ رشیدہ کی بات سن کر فاطمہ کو جیسے سانپ سونگ گیا، وہ ہکا بکا منہ کھولے اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا ذکر تو اس نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا، تو پھر رشیدہ کو کیسے پتہ چلا کہ شفیق زینب کے رشتے کے لیے انکار کر کے گیا ہے؟ دماغ ٹھیک ہے رشیدہ خالہ آپ کا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کس نے کہا ہے یہ سب آپ سے؟ زینی کرنٹ کھا کر اٹھی اور رشیدہ کے سر پہ ان کھڑی ہوئی۔ ارے کسی نے نہیں کہا، میرا اپنا اندازہ ہے، اور لکھوا لو مجھ سے، 100% یہی بات ہے تمہاری ماں کی بیماری کے پیچھے۔ اور ویسے بھی تمہاری ماں نے خود کہا تھا سلمیٰ سے کہ وہ تمہارے لیے اپنے بھائی کی آس لگائے بیٹھی ہے۔ رشیدہ آنکھوں میں فل غصہ لیے زینی کو اسی کے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے رشیدہ خالہ، یہ اپنے فضول قسم کے اندازے لگانا بند کریں اور جائیں یہاں سے، اور آئندہ ہمارے گھر آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ زینی دروازے کی طرف اشارہ کر کے غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، جبکہ فاطمہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھی تھی۔ او بی بی، کون سا تمہارا گھر؟ کس گھر کی بات کر رہی ہو؟ یہ گھر کوئی تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو مجھ پہ یوں روب جما رہی ہو، بلکہ یہ گھر تو ہم سب محلے والوں نے دے رکھا ہے تمہیں، وہ بھی اس لیے کہ تمہارے مرحوم ابا اس محلے کے امام مسجد تھے، اور اگر ہم چاہیں نا تو کھڑے کھڑے باہر نکال دے تم ماں بیٹی کو۔ بری آئی مجھے نکالنے والی۔ رشیدہ بری سی ہوں کرتی پیر پٹکتی دروازے کی جانب جانے لگی تو زینی بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ دھڑام سے بند کیا اور ویسے ہی تیز تیز چلتے ماں کے سامنے آ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ امی یہ کیا کہہ رہی تھی رشیدہ خالہ؟ کیا واقعی آپ نے میرے رشتے کی بات کی ہے ماموں سے؟ کیا آپ نے کہا تھا خالہ سلمیٰ کو کہ آپ کو میری شادی شفیق ماموں کے بیٹے سے کریں گی؟ امی بتائیں نا مجھے، کیا واقعی ایسا ہے؟ زینی بے یقین سی فاطمہ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ہاں کہا تھا، مگر میں نے تو بس اسے ٹالنے کے لیے کہا تھا، وہ بار بار فضول قسم کے رشتے لا رہی تھی، انہی سے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا،
اور इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं। और ये रशीदा, ये भी तो हर वक्त अपने नकम्मे बेटे की बात लेकर बैठ जाती है। मैं चाहती थी इस तक ये बात पहुंच जाए। फातिमा बदस्तूर सर झुकाए दबे लहजे में बोली। तो अम्मी, क्या ये बहाना ज़रूरी था? आप कोई बात भी तो कर सकती थी। जैनी के वजूद में गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो बस मिसाल के तौर पे कहा था। इसमें गलत क्या है? फातिमा सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखते हुए बोली। अम्मी, मैं मिसाल के तौर पर भी मामू की बहू कभी ना बनूं, मर के भी नहीं। जैनी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। तो क्या किसी अब्बास जैसे जवारी के साथ रुखसत होने का इरादा है तुम्हारा? इस बात पे फातिमा भी तब कर बोली। अम्मी, अगर इज्जत से ब्याह करके ले जाएगा तो हो जाऊंगी अब्बास जैसे के साथ रुखसत, मगर खुद को किसी दौलत के नशे में डूबे नशई के हवाले नहीं करूंगी। नफरत है मुझे ऐसे अमीर लोगों से जिनकी ज़िंदगी पैसे से शुरू होकर पैसे पर ख़त्म हो जाती है। रूखी सूखी खा लूंगी, कम में गुजारा कर लूंगी, मगर खुद को दौलत के अंबार में दफन नहीं करूंगी। जैनी गुस्से और नागवारी से भड़क रही थी। तो क्या सारी ज़िंदगी मेरी तरह कपड़े सियोगी? फातिमा गुस्से से जैनी की तरफ देखते हुए चुबा चुबा कर बोली। हाँ अम्मी, सी लूंगी, कर लूंगी दिन रात मेहनत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैनी सर झटक के बोली। मगर मुझे फ़र्क पड़ता है, और बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो तुम कह रही हो ना कि कर लूँगी, ये बस कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह मुश्किल वक्त गुजारो, छोटी छोटी खुशियों और ज़रूरतों को तरसो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम आसानियों और आसाइशों में ज़िंदगी गुजारो, मेरी तरह नहीं। सुबह से शाम तक मेहनत करके हड्डियां तक दुखने लगती हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। खाने को पूरा करूँ तो ढंग से पहनने को कुछ नहीं होता, और अगर अच्छा पहनने का लूँ, खाने के लिए कुछ नहीं होता। जब सर पे छत नहीं होती ना, तो ये रशीदा जैसे लोग भी सौ बातें सुनाकर घर से निकालने की धमकी दे जाते हैं। मैं नाशुक्री हरगिज़ नहीं कर रही, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, किसी का मोहताज नहीं किया, मगर ऐसे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है मेरी बच्ची। और मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि तुम इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारो। फातिमा कई हज़ार हसरते चेहरे पर लिए जैनी को समझाने के अंदाज में बोल रही थी। मगर अम्मी, जो आप सोच रही हैं वो भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि जैनी माँ से नज़रें चुरा कर कहते कुछ रुक गई। अम्मी, हम बहुत गरीब लोग हैं, और ये बड़े और अमीर लोग गरीबों की बेटियां ब्याहने नहीं आते। लोगों के पैसे की रेल पेल चाहिए होती है, मुकाम हैसियत और मर्तबा मान्य रखता है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अम्मी, लोग आपसे बाबा के बारे में सवाल करेंगे, उनकी इज्जत को अपनी शान शौकत के तराजू में तोलेंगे, और उनकी सफ़ेद पोशी पर हंसेंगे कि इन्होंने आपको क्या दिया, मेरे लिए क्या बनाया। आज के दौर में लोग जहेज के नाम पर लाखों बल्कि लाखों से ज़्यादा मांगते हैं, और अम्मी, क्या है आपके पास देने के लिए? और अगर कोई बड़ा दिल करके मुझे ले भी जाए तो क्या जवाब देंगे अपनी सोसाइटी को कि क्या हैसियत है इन बहू की? अम्मी, इस नाम मुकाम हैसियत मर्तबे और शान शौकत की तरफ बढ़ते हुए कदमों तले चली जाएगी आपकी बेटी। ये दौलत और पैसा तो लोगों को अपने ही खून की पहचान बुला देते हैं। जैनी माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में लिए सर झुकाकर बहुत ही जब्त से बोल रही थी। फातिमा के असाब दुमा-दुमा हो रहे थे, उसकी बंद आँखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें खोलकर बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों से आंसू किसी बरसात की तरह बरसने लगे। उसके दिमाग में अपनी बेटी की बातें गूंज रही थीं। इसकी बेटी कितनी समझदार थी, कितनी अच्छी तरह समझती थी इस दुनिया को, दुनिया के लोगों को, और इसके भाई को भी, जिससे वो न जाने क्या क्या उम्मीदें लगा कर बैठी थी। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी जैनी। उसके सगे भाई ने इसको गुर्बत और सफ़ेद पोशी की वजह से अपनी बहन कहने से भी इनकार किया था। फातिमा कोशिश के बावजूद भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी, और उसके आंसू जैनी का दिल ची रहे थे। अम्मी, आपकी ख्वाहिश अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे, ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारे। मगर अम्मी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो रास्ता आप बता रही हैं वो बहुत ही खोखला है, आर्जी है, और इस तरह अगर खुशियाँ मिल भी जाए तो इज़्ज़त नफ्स से मजरूह होती है। जैनी ने अपने हाथ की पूंछ से अपने आंसू साफ किए और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली। फातिमा, जो आंसू बहा रही थी, अब फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसकी बेटी ने उसे आईना दिखा दिया हो, एकदम से उसे खींच कर तपते सहरा में खड़ा कर दिया हो। उसे इस पूरी दुनिया में जिसे अपने रिश्ते पर बहुत ही मान था, उसकी कीर्तियाँ अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। अपने भाई की मोहब्बत जो बरसों से उसके वजूद में खून की तरह बह रही थी, आज वो उसे दम तोड़ती महसूस हो रही थी।
ज़ैनी उठकर माँ के पास बैठी उसके आंसू साफ करते हुए खुद भी रोने लगी। दोनों माँ एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। फातिमा की सिसकियाँ कुछ कम हुई तो ज़ैनी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। अम्मी, आप मुझसे वादा करें आप कभी भी मेरी शादी मामू के बेटे से नहीं करेंगी। पता नहीं कैसा है, किस मजाज का है, और अगर मामू की तरह हुआ तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने एक जर्जरी सी ली। अम्मी, वो आपको जितना भी मजबूर कर लेना मगर आपने कभी हाँ नहीं करनी। मैं कभी भी शफीक मामू की बहू नहीं बनूंगी। कितने बेहिस और मगरूर इंसान हैं वो। आप उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं, एक दिन में कई बार इनकार करना ज़रूरी समझती हैं, और वो साल में एक दो बार उससे मिलने आते हैं, और उनका अंदाज़ ऐसा होता है जैसे आप पर एहसान करने आए हैं। अम्मी, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, मगर जब वो आपको अपनी सगी बहन को चंद हज़ार देकर जाते हैं तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम होता है। ज़ैनी गुस्से से सांस पीस कर बोली। ज़ैनब बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। फातिमा ने उसे टोका। कुछ भी हो, उसे ज़ैनी का ऐसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मी, ठीक ही तो कह रही हूँ मैंने कभी आपसे इस हवाले से बात नहीं की, सिर्फ इसलिए कि आपका दिल ना दुखे। मगर आप मुझे बताएं, क्या होते हैं सगे भाई? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप बेवा औरत हैं, आपका तो घर भी अपना नहीं है, तो क्या आपके भाई आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? कहते हैं बहनें तो भाइयों की बहुत लाडली होती हैं। भाई तो बहुत कुछ करते हैं अपनी बहनों के लिए, लेकिन वो क्यों करेंगे आपके लिए कुछ? अपनों के लिए अच्छा तो वो लोग करते हैं जिनके दिल में एहसास होता है, खुदा का खौफ होता है। मगर शफीक मामू तो दिखावे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ढेर सारी दौलत इकट्ठी करके नहीं लगता है कि जैसे सब खरीद लेंगे। मगर अम्मी, मुझे इनसे कोई ताल्लुक नहीं जोड़ना, किसी भी सूरत नहीं। जैनी रोते हुए नफ़ी में सर हिला कर कह रही थी। आज उसने वो सारा जहर उगल दिया था जिसे वो बचपन से दिल में रखे हुए थी। फातिमा की अपने भाई के लिए मोहब्बत अपनी जगह, मगर कोशिश के बावजूद भी शफीक के लिए अपना दिल साफ नहीं कर सकी थी। और यहाँ बात जैनी की पूरी ज़िंदगी की थी, और वो अपनी बेटी की शफीक के उस बेटे के नाम नहीं लगा सकती थी जिसका नाम तक वो नहीं थी, और ना उसे जानने में कोई दिलचस्पी थी। सॉरी अम्मी, मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसा, प्लीज़ माफ़ कर दे, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया ना। जैनी को जब ये एहसास हुआ तो वो मिन्नत पर उतर आई। नहीं बेटा, ठीक कह रही हो तुम, ये तो मैं ही पागल थी, मुझे लगता था जैसे मेरा दिल साफ है सब ऐसे ही होंगे। फातिमा सिसकते हुए बोली। अच्छा अम्मी, आप रोना तो बंद करें, बस कर देना अब, और कितना रोएंगी? जैनी फातिमा को बच्चों की तरह बहला रही थी। अम्मी, मेरी बात सुने, चुप हो जाए और मेरी बात सुने। आप मुझे बहुत कामयाब देखना चाहती हैं ना? आप यही चाहती हैं ना कि मैं भी बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं, खुशियों और आसाइशों से भरी हूं? यही चाहती हैं ना अम्मी आप? जैनी अपने हाथों के प्याले में माँ का चेहरा लिए सवाल कर रही थी। हाँ मेरी बच्ची, यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, बहुत आरामदायक ज़िंदगी गुजारो, दुनिया जहाँ की नेमतें तुम्हारे कदमों में हो। बस इसलिए चाहती हूँ कि कोई मजबूत सहारा हो तुम्हारे साथ, कोई ऐसा जीवन साथी हो तुम्हारा जो तुम्हें इस जालिम दुनिया की ठोकरों और धत्कारे से महफूज रखे। मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकती। फातिमा नम आंखों से बोली। अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं और मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे किसी सहारे की नहीं, आपकी दुआ, आपके साथ और भरोसे की ज़रूरत है। अम्मी, मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगी, इस दुनिया में अपना नाम और मुकाम खुद बनाऊंगी। इस सब के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी आपके ख्वाब पूरे करने के लिए। जैनी बहुत ही पुरजोश होकर बात कर रही थी। ऐसा क्या करोगी तुम? फातिमा हैरानी से बोली। अम्मी, मैं आगे बढ़ूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, और आपको पता है ना मैं पढ़ाई में कितनी तेज़ हूँ। वो तेज़ तेज़ बोलते माँ से सवाल कर रही थी। फातिमा खुले मुंह से सिर्फ इस बात में सर हिला पाई। तो अम्मी, बस अब आप देखिएगा, मैं वो करूँगी जो बड़े बड़े अमीर और रईस लोगों की औलादें भी नहीं करती। बस आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और बाकी सब मैं खुद कर लूँगी। आप और आपके लिए बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी आसाइशें, और हमारा अपना खूबसूरत सा घर मैं खुद बनाऊंगी। मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगी, इतना कामयाब होकर दिखाऊंगी कि यही लोग आप पर और बाबा पर रिश्क करेंगे। आप देखना, मैं अपनी मेहनत से अपने बाबा का नाम फख्र से बुलंद करूंगी। जोश के मारे जैनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या ऐसा हो सकता है? तुम सचमुच ऐसा कर सकती हो? फातिमा बेयकीनी की कैफियत में बोले। जी हाँ अम्मी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर जहनी कहती रुकी। मगर क्या? फातिमा सांस रोके बैठी थी। अम्मी, इस सब में सब
کچھ سال لگ جائیں گے، ذہنی ہونٹ پیچتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں میری بچی، مجھے سالوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تو کئی سال ایک جھوٹی امید میں گزار دیے ہیں۔ ذہن میں پھر سے شفیق کی باتیں گونج گئیں۔ بیٹا، مجھے تم پر بہت مان ہے، بہت بھروسہ ہے، اور یہ امید بھی ہے کہ تم میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑو گی۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے اور کامیاب کرے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ فاطمہ نے بیٹی کا ماتھا چوم کر اسے دعا دی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جاری ہے۔